हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, स्टडी आईक्यू की बुक से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को देखते हुए अब हम लोग चैप्टर नंबर 21 को स्टार्ट करते हैं। स्वराजिस्ट चैप्टर का नाम है स्वराजिस्ट पार्टी, इमर्जेंस ऑफ न्यू फोर्सेस एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ड्यूरिंग 1920s। कुल मिलाकर आपको इस चैप्टर में दो ट्रेंड देखने को मिलेंगे इंडियन नेशनलिस्ट के, जो कि ऑब्वियसली बात है इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट थे। एक ग्रुप होगा स्वराजिस्ट का और एक होगा नो चेंजर्स का। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये चैप्टर नया हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने कभी ये टर्म सुनी नहीं होगी, लेकिन ये नो चेंजर्स स्वराजिस्ट, इनके बीच में डिफरेंस क्या, जैसा कि आपने पहले जाना था कुछ चैप्टर्स पहले, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की अप्रोच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं आपको बताऊं, इंडियन नेशनल मूवमेंट, सिर्फ मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक टॉपिक को पिक कर रहा हूं, इंडियन नेशनल मूवमेंट, अगर वहां से यूपीएससी प्रीलिम्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन बना सकता है ना, तो वो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट को छोड़ देगा, वो गांधी जी की मूवमेंट जो भी होती हैं उनको छोड़ देगा, आज़ादी पार्टीशन उसको छोड़ देगा यूपीएससी, वो स्ट्राइक करेगा इस चैप्टर पर, स्वराजेस एंड नो चेंजर्स। इनके बीच की जो लड़ाई थी ना, जो तूतू में थी, सास बहू वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट छोड़ती है इंडियन नेशनल मूवमेंट पर। इसलिए इस चैप्टर को बहुत इत्मीनान से पढ़ना। बड़े सारे नेशनल लीडर्स भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और नए नए पर्सपेक्टिव भी आपको यहां पर जानने को मिलेंगे। ठीक है, तो आराम से मैं आपको पढ़वाता हूं उसको। देखो, हुआ क्या था प्रीवियस चैप्टर में, आप लोगों ने जब गांधी जी के ट्रेंड को जाना था, जैसे आपने तो अभी तक प्रीवियस चैप्टर में वैसे तो गुरुद्वारा या फिर टेम्पल एंटी रिफॉर्म मूवमेंट्स के साथ रिलेटेड बातें करी थी, लेकिन जब आपने ये जाना था कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर ली थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ करने का उनका कारण क्या था? उन्होंने बोला था मासेस आर स्टिल नॉट रेडी, क्योंकि इसी के साथ साथ कौन सा एक घटना हो गया, कौन सी घटना हो गई थी जहां पर लोगों ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी? चौरी चौरा। ठीक है, चौरी चौरा। चौरी चौरा कहां पर है? गोरखपुर, यूपी। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के विड्रॉल के बाद और गांधी जी की अरेस्ट, गांधी जी को जब अरेस्ट कर लिया गया था मार्च 1922 में, तो हुआ क्या था, जो भी लोग, जो भी लीडर्स जो थे, जो कि गांधी जी के साथ इन मूवमेंट्स के साथ एसोसिएटेड थे, मतलब दे फेल्ट डिसइंटीग्रेटेड, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड डीमोरलाइज्ड। ठीक है, इस टाइम पर क्या हुआ, एक डिबेट स्टार्ट हुई कांग्रेस वालों में कि अब जो ये ट्रांजिशन पीरियड है, जब गांधी जी हमें गाइड करने के लिए नहीं है कि हमें आगे कैसे प्रोसीड करना है, तो हमें करना क्या चाहिए। मतलब मूवमेंट का एक पैसे फेज जो है वो स्टार्ट हो गया यहां पर। इसकी वजह से दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड पॉलिटिकल अप्रोचेस, इवेंचुअली लीडिंग टू द ब्रांचिंग विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। रेजिस्टेंस करने के तरीके और नई नई पॉलिटिकल अप्रोचेस इस टाइम पर स्टार्ट हुई। और ये जो लिखा हुआ है ब्रांचिंग विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगर मान लो कि आईएनसी ये है, ये एक ही चीज है आईएनसी, अब इसके अंदर एक ना एक नया ट्रेंड देखने को मिलेगा, इसकी कुछ ऑफशूट्स देखने को हमें मिलेगी। कई लोग, गांधी जी जब नहीं रहे इस फेज के टाइम पर, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया था और अब कोई नई मूवमेंट वो लॉन्च नहीं कर रहे हैं, तो कई लोगों ने देखा कि गांधीयन मेथड्स भी ना ठीक नहीं है। गांधी जी की सारी बातें हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी चाहिए, हमें खुद का दिमाग भी लगाना चाहिए। गांधी जी के कहने पर जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने अपना करियर तक कुर्बान कर दिया था, याद होगा अगर आपको। वो बहुत एक एमिनेंट लॉयर थे और उन्होंने अपना प्रोफेशन गिव अप कर दिया था, और ऐसे और भी लोग थे। लेकिन इनको ये लगा कि गांधी ना मूडी पर्सन है, गांधी का कोई भरोसा नहीं है, गांधी बिन पैंदे का लोटा है, गांधी सपने बहुत अच्छे अच्छे दिखाएगा, लेकिन मूवमेंट जो है एकदम से पता चला विड्रॉ कर ले, कहीं कुछ नहीं रह गया। हम जिस पर्सपेक्टिव से कैरी ऑन करना चाहते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट को, इंडियन नेशनल स्ट्रगल को, वो बात हमें गांधी में नहीं दिखती। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को छोड़ देंगे, लेकिन गांधीवादी विचारों से हम पूरी तरीके से सहमत हो जाएं और अपनी बुद्धि पर भरोसा करना छोड़ दें, हम ये तो नहीं कर सकते। यानी कि गांधी के ऊपर जो ट्रस्ट था, गांधी ने वो ट्रस्ट अपने ऊपर जो कई सारे लीडर्स का जो था वो खो दिया, और अब वो जो लीडर्स हैं वो नए अप्रोचेस, नए हथकंडे, नए तौर तरीके अपनाना शुरू करेंगे।
और इसी के बारे में हम इस चैप्टर में जानने को आए हैं, ये दो नए ट्रेंड्स, स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स। तो स्वराजिस्ट को कहा जाता था वैसे प्रो चेंजर्स, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ न्यूअर फॉर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये क्वेश्चन अपने आप में आ सकता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के विड्रॉ करने के बाद हमें इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर एक नए फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस क्या देखने को मिलते हैं। आपका जो आंसर होगा वो किसके इर्द गिर्द घूमेगा, स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स, राइट। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंड होने के बाद हमें कितने आइडियोलॉजिकल ट्रेंड देखने को मिलते हैं कांग्रेस के अंदर, एक भी नहीं, एक ही अप्रोच थी, मॉडरेट अप्रोच। 20 सालों के लिए मॉडरेट अप्रोच जब वर्क नहीं करती है, दूसरा आइडियोलॉजिकल ट्रेंड कौन सा ऑफशूट होता है आईएनसी में से, एक्सट्रीमिस्ट। तीसरा कौन सा ऑफशूट होता है, रेवोल्यूशनरी फेज, जो कि अलग ही हो जाते हैं फिर कांग्रेस वालों से, राइट। अब यहां पर जो है, गांधी जी ने जब बागडोर संभाली कांग्रेस की, और जब अपनी एक सक्सेसफुल मूवमेंट के सपने दिखाते हुए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सपने दिखाते हुए इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, अब दो नए ट्रेंड आपको कौन से देखने को मिल रहे हैं, आइडियोलॉजिकल ट्रेंड, स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स। देखो, मैं इसको आइडियोलॉजिकल ट्रेंड इसलिए कह रहा हूं, भले कोई भी ग्रुप जो बनता है, आप कोई सा भी ग्रुप मान लो संसार में, आप किसी के साथ एफिलिएटेड या फिर किसी के साथ एसोसिएटेड भी फील करते हो, कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी उस पर्सन के साथ, उस संस्था के साथ, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उस धार्मिक स्थल के साथ मैच तो करती है ना। आपको हमेशा वही तो चीज आप उसी चीज की तरफ हमेशा ओरिएंटेड होते हो ना, जहां पर आपकी साइकोलॉजी उससे मैच करे। बताओ, फिर चाहे वो कोई प्लेस हो, कोई पर्सन हो, राइट। जो चीज आपके दिमाग को पसंद नहीं आ रही है, आपकी साइकोलॉजी को जो चीज भा नहीं रही है, आप उसकी तरफ कभी जाओगे क्या। तो जब मैं एक आइडियोलॉजिकल ट्रेंड कह रहा हूं, यानी कि सिमिलर आइडियोलॉजी के पर्सन जो है वो साथ में आ रहे हैं ना, ग्रुप बना रहे हैं, हाँ या ना, ठीक है। हेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू टू आइडियोलॉजीज, एक स्वराजिस्ट, दूसरे नो चेंजर। सबसे पहले बेसिक तरीके से इंट्रोडक्शन जानते हैं इनका, छोटा छोटा सा। स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स की अप्रोच में क्या डिफरेंस है, देखो, नीचे है नो चेंजर्स, ऊपर है स्वराजिस्ट। ध्यान से समझना, प्रीलिम्स के अंदर आप इसमें पूरे मार्क्स मतलब ला सकते हो अगर कोई क्वेश्चन आया तो, सिर्फ आपको पहचानना आना चाहिए। स्वराजिस्ट ये वो ग्रुप के लोग थे जो ये कहते थे, हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री करना चाहते हैं। आपको याद होगा, गांधी जी इस चीज के फेवर में नहीं थे अभी तक, जितना आपने गांधी जी को जाना है, राइट। वो ये कहते थे इनको छोड़ दो, याद है उनका बॉयकॉट का नारा, बॉयकॉट ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कपड़े, खाना, वो जगहें, और प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल विच आर अगेन डोमिनेटेड बाय इंग्लिशमैन। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, अब एक गांधी जी के साथ अपने एसोसिएशन नहीं रखेंगे वाले लोग, तो दे एडवोकेटेड फॉर इंक्लूजन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब दे पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ काउंसिल एंट्री, ताकि ये कुछ रिफॉर्म्स ला सकें अंदर से। स्वराजिस्ट को इसलिए बोला जाता है प्रो चेंजर्स, और इनके विपरीत इनका दूसरा ग्रुप नो चेंजर। हमें यहां पर बंदों को पहचानना बहुत जरूरी है कि स्वराजिस्ट ग्रुप में कौन, नो चेंजर ग्रुप में कौन। धीरे धीरे करके अपना बेस बनाते हैं, अभी रुक जाओ। सबसे पहले आपने इनके बारे में क्या बात जानी, स्वराजिस्ट क्या कह रहे हैं कि जहां पर अंग्रेज जो है एक पॉलिसी जो उनका धर्म है और जो डेमोक्रेसी की सबसे गंदी आदत है, बताओ कौन सी, कल ही हमारी बात हो रही थी इसके बारे में। डेमोक्रेसी की सबसे गंदी आदत क्या, रूल ऑफ लॉ। हमेशा रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करा है अंग्रेजों ने, चाहे उनको कोई रिफॉर्म लाना हो
या हिंदुस्तानियों का शोषण करना हो। आज तक हमेशा उन्होंने कोई भी चीज इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट के बिना कुछ काम करा उन्होंने? बताओ। इनका यह मानना था जब बात सारी की सारी लेजिस्लेशन की है तो क्यों ना जो लेजिस्लेटिव बॉडीज है हम उनके अंदर एंटर कर जाएं और वहां से चैलेंज करें। हम चैलेंज किस प्रकार से होगा अभी बताता हूं। सबसे पहले जानो इस तरह की थिंकिंग रखने वाले लोग कौन से थे। एक चितरंजन दास। श्रेया ये किसके पॉलिटिकल गुरु थे? वेरी गुड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु थे। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। भगत सिंह के पॉलिटिकल गुरु कौन? वेरी गुड, करतार सिंह सराभा। उसके बाद मोतीलाल नेहरू, किसका पापा? और अजमल खान। अजमल खान ना प्रेसिडेंट बनेंगे कांग्रेस के, और ये आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी लीडर्स के बारे में इस चैप्टर में भी आएगा, इन सबके नाम आएंगे। ये ना इनकी फैमिली ना डॉक्टर्स की फैमिली थी, इसलिए इनका पूरा नाम क्या था? हकीम अजमल खान। हकीम जानते हो ना, वैद हकीम डॉक्टर्स को कहा जाता था पहले पुराने जमाने के। टू बी प्रिसाइज वी कैन कॉल देम फिजिशियंस, राइट। तो इनका जो खानदान था ना शाइनी अजमल खान का, ये डॉक्टर्स इंडिया में पता है कब से थे? मतलब सारे के सारे सारे मतलब जैसे मान लो एक खानदान में सब लोग आईएएस हैं, आईपीएस हैं, ऐसे इनके खानदान में सब लोग डॉक्टर थे सारे। इनकी बहुएं डॉक्टर, इनके पिताजी डॉक्टर, इनके दादा डॉक्टर, सारे भाई डॉक्टर, सब डॉक्टर। इनकी फैमिली कब से फिजिशियन एज अ प्रोफेशन को फॉलो कर रही थी इंडिया के अंदर? जब से इंडिया में कौन आया था? बाबर। बाबर के टाइम से। और मुस्लिम प्रेसिडेंट रह चुके थे कांग्रेस के, मतलब बीइंग अ मुस्लिम प्रेसिडेंट रह चुके थे कांग्रेस के। और इनको आप सूफी भी कह सकते हो। ही वॉज अ काइंड ऑफ सूफी रिफॉर्मर। अब ये जो प्रपोजल था यहां पर, हाँ सबसे पहले ये वाली बातें छोड़ो, स्वराजिस्ट बताओ तीन लोग कौन स्वराजिस्ट में ग्रुप में जिन्होंने ये बोला कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंट्री करनी चाहिए और लॉ मेकिंग की प्रक्रिया को अंग्रेज जो बनाते हैं उनको चैलेंज करना चाहिए, हम अंदर से जाकर इनकी लॉ मेकिंग बॉडीज के अंदर से जाकर रिवोल्ट करेंगे, है ना। कौन थे वो लोग? तीन, ठीक है, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान, हकीम अजमल खान। दिस प्रपोजल अट्रैक्टेड सेवरल कांग्रेसमैन, लेकिन इसको अपोज किसने करा? ऑर्थोडॉक्स गांधीयंस ने। इसलिए मैंने आपको बताया ना कि गांधी जी इस चीज का विरोध करते थे। गांधी जी इस चीज के फेवर में थे कि लेजिस्लेटिव बॉडीज के अंदर एंट्री करो या फिर उनको छोड़ दो, रिजाइन कर दो। किस चीज के फेवर में वो थे? रिजाइन कर दो। शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे करेक्ट करना, मोतीलाल नेहरू के अलावा सी आर दास का भी करियर ऐसे ही चला गया था, इन्होंने भी रिजाइन कर दिया, ये भी लॉयर थे ना, है ना। हाँ ये दोनों की बात हो रही थी ना उस चैप्टर में, ठीक है, पक्का पता है ना, ठीक है। अब देखो, जब दोनों का करियर बर्बाद कर दिया गया तो अब रोटी खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। मतलब अब देखो बात ऐसी है, बात रोटी की भी नहीं है, बात ऐसी है कि तुमने सपने दिखाए थे भाई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऐसी ऐसे चलाएंगे वैसे चलाएंगे, आज़ादी मिल जाएगी। और आपको पता है ना श्रेया, वो भगत सिंह मूवी का जो पहला सीन है, छोटा सा होता है भगत सिंह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पैम्फलेट और ये जो प्ले कार्ड होता है उसको लेते हुए पूरे गांव में फिरता रहता है ना, कि गांधी जी ने बोला है, बापू ने बोला है, 1 साल के अंदर आज़ादी मिल जाएगी। सपने किसी को दिखाकर किसी के सपनों को ध्वस्त कर देना या बीच में से विड्रॉ कर जाना,
अगर आप किसी से अपने मन, उसके मन में अपने लिए नफरत पैदा करवाना चाहते हो ना, तो सबसे बेहतरीन काम यही है कि उसको सपने दिखाओ और बीच में से तोड़ दो उसके सपने। ये कभी नहीं करना चाहिए किसी के साथ। वो पर्सन कुत्ते से प्यार कर लेगा लेकिन आपसे कभी प्यार नहीं करेगा वो पर्सन। क्योंकि जब किसी के इरादे, किसी का जज्बा और किसी का वजूद किसी चीज के साथ फितूर जुड़ा होता है, और जब वो लगे कि यार ही और शी विल टेक मी टू दैट डायरेक्शन, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, और बीच में से वो विड्रॉ कर ले उस जर्नी को, उसकी खींच ले, इससे ज्यादा नफरत कभी कोई पर्सन अपने मन के अंदर किसी और के लिए पैदा नहीं करवा सकता। अब वो अलग बात है कि सामने वाला इस चीज का रीजन दे रहा है आपको कि मासेस आर नॉट रेडी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। पकड़े जाओगे तो ऐसी कुटाई होगी कि उसको देखकर 1 लाख हिंदुस्तानी के अंदर हिम्मत नहीं होगी सड़कों पे आके खड़े होने की। लेकिन लोगों को तो अपना फितूर, अपना जज्बा यही याद रहता है, और ऐसी करके गांधी जी ने कई लोगों को अपने खिलाफ कर मारा आइडियोलॉजिकली एज अ फॉलोअर्स, जिनमें से कच्ची उम्र का था भगत सिंह, उसका भी यही रवैया था। गांधीवादी अप्रोच ठीक नहीं है। गांधी बिन पैंदे के लोटे हैं, गांधी की बातों पर ट्रस्ट नहीं करा जा सकता। गांधी अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो इट वॉज अपोज बाय ऑर्थोडॉक्स गांधीयंस लेड बाय सी राजगोपालाचारी। आखिरी वाइसरॉय श्रेया कौन था हमारे देश का? नहीं नहीं नहीं, सही बोल रही है वो, लॉर्ड लुई माउंटबेटन था। उसके बाद गवर्नर जनरल बनाने की प्रक्रिया फिर से स्टार्ट होती है एक बारी, जब ये जो इंटरिम गवर्नमेंट चल रही होती है। उस टाइम पर एक बार के लिए अंग्रेजों को साइड करके पहला जो हिंदुस्तानी जिस पोस्ट पे बिठाया जाता है ना शैनी, गवर्नर जनरल की पोस्ट पर, वो होते हमारे सी राजगोपालाचारी। पूरा नाम इनका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये आखिरी होते हैं। उसके बाद आपको पता है ना, ये वाली पोस्ट एबॉलिश कर दी जाती है। अंग्रेजों ने हमें एक विंडो दी थी, श्रेया याद है मयूर, के क्या पढ़ते हैं हम लोग वो श्रेया, कि जब अंग्रेजों ने बोला था कि तुम चाहो तो ये वाले एक्ट को वैसे ही रख लेना, या मोल्ड कर देना, या स्क्रैप कर देना। नारी नहीं नहीं वो, अच्छा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, हाँ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में इन्होंने हमें लिबर्टी दी थी। और क्या कहते हैं, टू नेशन थ्योरी के बाद जो ये लॉर्ड लुई माउंटबेटन का जो माउंटबेटन प्लान आया था, इसके अंदर उन्होंने बोल दिया था कि यस, अगर आप चाहो तो हमारे एक्ट को या तो वैसे ही सच के सवार के रख लो। हमने रखा भी, कुछ प्रोविजंस लिए भी। सबसे ज्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बॉर्डर या पैचवर्क कहां से देखने को मिलता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, है ना। बहुत सारी प्रोविजन थी, लेकिन वी borrowed only those provisions and only those provisions and rules which suited Indian conditions, है ना। ये उन्होंने हमें लिबर्टी दी थी। तो सी राजगोपालाचारी, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल, ये अगेंस्ट थे। सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड श्री वल्लभ भाई पटेल जी, the first home minister of India. He is the person who is credited with dash of princely states. क्या? Integration of princely states, and formulated a document for the same known as Instrument of Accession. The only princely state जिसको हिंदुस्तान में शामिल करा गया through the action of force, that was हैदराबाद। शाबाश। वापस आ जाओ, अपना दिमाग वापस ले आओ स्वराज्य पे। हम लोग तो ये जो लास्ट के 3% पढ़ रहे थे, उनके बारे में पढ़ रहे थे कि स्वराज्य की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कौन कर रहा है। जरा मुझे बताओ शाइनी, स्वराज्य की पॉलिसी क्या थी? क्या चाहते थे स्वराजिस्ट? कि हम अंदर से विरोध करेंगे अंग्रेजों का, बाहर से नहीं। और ये जो अंदर से विरोध करने की बात है, कौन सी जगह होगी? लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहां पर लॉ बनाए जाते हैं अंग्रेजों के द्वारा। तो ऑब्जेक्टिव क्या थे स्वराज्य के?
दे वॉन्टेड टू एंड और मेंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल, दे वॉन्टेड टू एंड और मेंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। एंड और मेंड का मतलब बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब ना यहां लिखा हुआ है, इस पॉइंट का मतलब आप यहां पर देखोगे, इसका मतलब ये है अगर गवर्नमेंट जो है वो नेशनल डिमांड को रिस्पॉन्ड नहीं करती अच्छे से, देन वी विल ऑब्स्ट्रक्ट द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर गवर्नमेंट अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करती हमारी नेशनल डिमांड को, हम ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल की वर्किंग को, हम उसमें बाधा पैदा करेंगे, अड़चने पैदा करेंगे। और हम जब उसके अंदर जो मेंबर्स रहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वी विल एक्सपोज द फंडामेंटल फ्लॉज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वी विल एक्सपोज द फंडामेंटल फ्लॉज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। कि क्या दिक्कतें हैं इनके लॉ बनाने की प्रक्रिया में, और हमारे होने से एटलीस्ट कम से कम इनको कंसेंसस तो नहीं मिल पाएगा, इनको मेजॉरिटी सपोर्ट तो नहीं मिल पाएगा। इसलिए हिंदुस्तानियों की एंट्री लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जरूरी है। दूसरा ग्रुप कौन था, सी राजागोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल। ये ऑर्थोडॉक्स गार्नियंस थे, इनका क्या मानना था कि एंट्री करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, एंट्री नहीं करनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। तो इनको बोला जाता है नो चेंजर्स। नो चेंज का मतलब क्या, वर इज सपोर्टिंग एनी चेंज इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस, नहीं। अब समझ गए नो चेंजर्स में क्या फर्क है। स्वराजिस्ट को कभी भी श्रेया शैनी ऐसा मत समझ जाना कि यहां पर स्वराज की डिमांड हो रही है। अभी आपने देखा ना, ऐसे ऐसी कोई भी बात चल रही है अभी यहां पर क्या हमारे सामने, नहीं ना, इसलिए नाम में मत जाना, पहले एक बार के लिए हमें इसलिए टॉपिक पढ़ा होना चाहिए वो पूरा। नो चेंजर्स वो हैं, वो ग्रुप था, दोज हु अपोज द एंट्री टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोज हु अपोज्ड। और फेवर में कौन था, स्वराजिस्ट। दिस ग्रुप वॉज लेड बाय वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी एंड एम ए अंसारी। एम ए अंसारी भी जो है ये सूफी रिफॉर्मर थे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके थे। And he was a person who is credited with as one of the founding members of Muslim League and raised a strong support and strong voice for खिलाफत movement. डोंट वरी, अभी इन सारे लीडर्स के बारे में आपको इस चैप्टर में बॉक्स बता रखे हैं, एक एक पेज भर रखे हैं उनके ऊपर, हम आराम से पढ़ेंगे अभी इन सबको। कुछ लीडर्स मिसिंग है, वो मैं आपको वैलिडेशन के तौर पर नोट्स दे दूंगा, आप चाहो तो विकीपीडिया से पढ़ सकते हो, यूट्यूब की किसी वीडियो से पढ़ सकते हो, डोंट वरी। लेकिन इतनी मेहनत मत करना, वो मैं बता दूंगा। लेकिन एक काम ज़रूर करना, जब आप रिवीजन करना स्टार्ट करो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, आप ना एक प्यारी सी डायरी बनाओ, या फिर आप A4 शीट्स की एक कंपाइलेशन बनाओ अपनी। उसके अंदर ना जो नेशनल लीडर्स हैं, आप उनके बारे में ना एक एक पेज के अंदर उनकी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करो। कोई भी जो लीडर है जो आपको लगता है, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन कम होगी, किसी के बारे में ज़्यादा होगी, आप उनको लिखते चलो। और ये जो आप है ना, आप बुक्स का सारा कम लो, आप इसको ना किसी इंटरनेट सोर्स से कंपाइल करते चलो कि उनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे, उन्होंने क्या बुक लिखी, क्या नहीं लिखी, वो क्या लिखी। ये धीरे धीरे करना। अब ये वाला काम आप एकदम से एक दिन में, एक हफ्ते में टारगेट बना के करने की कोशिश करोगे ना, तो वो हो जाएगा आपका ड्यूटी, आपको कुछ लर्न वन तो होगा नहीं उससे। जैसे मुझे जब भी कोई बुक पढ़नी होती है या कोई मूवी ख़त्म करनी होती है, जैसे आजकल मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, कोई मतलब मान लो मुझे एस्पिरेंट्स 2 देखनी थी, मैं ना डेली वन चीज़ लेकर चलता हूँ। जैसे मान लो कि रिसेंटली मान लो कि अभी जैसे मैंने एक बुक की रिवीजन शुरू करी है, द सीक्रेट। हमारी यूपीएससी से लेना देना नहीं है उसका कुछ, द सीक्रेट, द पावर, द हीरो, रोंडा ब्रायन की बुक। मतलब मुझे वो अच्छी लगती है, वो मैं बार बार पढ़ता रहता हूँ, हर बार मुझे कोई एक नई इंसाइट मिलती है। मेरा टारगेट रहता है, जब मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, 1 पेज अ डे का टारगेट बना लेता हूँ मैं। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, इफ़ यू कैनॉट रन जस्ट डू जॉगिंग, इफ़ यू कैनॉट जॉग जस्ट वॉक, इफ़ यू कैनॉट वॉक जस्ट क्रॉल, द पॉइंट इज जस्ट कीप मूविंग ऑन। 1 पेज डेली। और जब मैं उसको मुड़कर देखता हूँ कि मैं पिछले 27 डेज से पढ़ रहा हूँ,
धीरे धीरे करते करते एक पेज में टाइम ही कितना लगा, 3 से 4 मिनट, ठीक है। और धीरे धीरे करके मैं उस रास्ते पर आगे भी बढ़ता चला गया, मेरी प्रोग्रेस होती चली गई। अब यहाँ पर ऐसे अगर आपको एक काम करना है, आप एक लीडर को टारगेट के तौर पर बना लो। अभी तो टाइम है आपके एग्जाम में आराम से, ठीक है। आप एक लीडर को टारगेट बना लो। आपने मान लो विकिपीडिया आप पढ़ रहे हो, अब गांधी तो बहुत बड़े, बहुत बहुत इंफॉर्मेशन है गांधी के बारे में, नेहरू के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है। ऐसे लीडर्स को आप टारगेट बना लो कि आप वो जो है इनके ऊपर 15 मिनट से स्पेंड करोगे। उस 15 मिनट में आप जितना भी लिख पाए, उसके बाद स्टॉप। अगले दिन फिर वहीं से कंटिन्यू करना, कंपाइल करना। धीरे धीरे कर आपकी कंपाइलेशन भी होती चलेगी और आपको इससे फायदा भी मिलेगा। जो डिफरेंसेस है लीडर्स के बीच में, जो यूपीएससी पूछता है, आपको तो सोचना भी नहीं पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के वाली एक्सरसाइज करके। कुछ कुछ चीज़ें देखो हैं उसमें, आपको देखो मेहनत करनी पड़ेगी। कोई आपकी मदद करने नहीं आने वाला इस एग्जाम में 100%। तो दे एडवोकेटेड फॉर अ फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव वर्क while maintaining the boycott and the non-cooperation with the British government। इनका क्या कहना था, कंस्ट्रक्टिव वर्क पे फोकस करो, लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबलीज के अंदर एंट्री बेकार चीज है, while maintaining boycott and non-cooperation with the British government। They also advocated for the quiet resumption of suspended civil disobedience program। हम जो डिसोबे करते थे गवर्नमेंट की स्कीम्स को, पॉलिसीज को, और पिकेटिंग करते थे क्लोथ्स की, बॉनफायर करते थे फॉरेन क्लोथ्स का, ये सारी चीज़ें जो अभी तक सस्पेंड हो चुकी थी, अब ये धीरे धीरे करके इन्होंने बोला कि इसको रिज्यूम करते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। इस पार्टी का नाम, आप में से जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं पहली बार, तो पहली बार सुन रहे होंगे वो लोग, जितने बार वेरी लिखूं मैं उतने बार कम है ये टॉपिक, ठीक है। एंड यू कैन एक्सपेक्ट दिस टॉपिक इन 2024 प्रीलिम्स, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। 1922 में कांग्रेस का एक गया सेशन हुआ था। गया सेशन मतलब बिहार में एक जगह है गया, वहां पर सेशन हुआ था कांग्रेस का, नाम था उस सेशन का गया। हम मंथ नहीं जानते, लेकिन हम एक जुआ खेल लेते हैं, बताओ कौन से मंथ के अंदर हुआ होगा। वहीं पर होता था, क्योंकि जब कोई एक्सेप्शन होता था शायनी वो तो मयूर लिख ही देते हैं यहाँ पर, है ना। जैसे याद है कि इमरजेंसी में एक सेशन करवाना पड़ा था दिसंबर से अलग हटकर, तो वो भी हो गया था, है ना। तो 1922 में गया सेशन ऑफ द कांग्रेस, गया सेशन जो कांग्रेस का था उसके अंदर चित्तरंजन दास जो कि सेशन के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर, और एक किसके पॉलिटिकल गुरु थे, और ये प्रोफेशन थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, वेरी गुड। और एक बाय प्रोफेशन क्या थे, लॉयर थे, ठीक है। और इन्होंने रिजाइन कर दिया था अपने प्रोफेशन से, किसके कहने पर, गांधी जी के कहने पर। सीआर दास मूव्ड अ प्रपोजल टू एंटर द लेजिस्लेचर। इन्होंने कांग्रेस के सामने एक प्रपोजल रखा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली में एंट्री करते हैं हम लोग, अंदर से वार करेंगे ब्रिटिश हुकूमत पर। कैसे वार करेंगे, देखा ना आपने, मेंड या फिर एंड वाली पॉलिसी। वी विल एक्सपोज द फंडामेंटल फ्लॉज, फंडामेंटल लिमिटेशंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नमेंट अगर नेशनल डिमांड को अगर रिस्पॉन्ड नहीं करती है, हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल की वर्किंग को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, अंदर से कोई भी लॉ वगैरह पास नहीं होने दिया करेंगे। लेकिन वहीं पर उसी सेशन में कुछ एक कॉमन ख्यालात रखने वाले और कांग्रेस के नेता थे, जो ये चाहते थे नहीं, जैसा सब कुछ चल रहा है वैसे चलने दिया जाए, जो गांधी जी हमें समझाकर गए हैं, बापू के अकॉर्डिंग वैसे ही चलने दिया जाए सब कुछ। नॉन कॉपरेशन, कंस्ट्रक्टिव वर्क, जब ये मूवमेंट का पैसिव फेज चल रहा है तो हमें पैसिव रेजिस्टेंस दिखानी चाहिए, ये सब हमारे दायरे के बाहर है। इनको क्या बोला गया, नो चेंजर्स। इट वॉज हेडेड बाय वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
सी राजगोपालाचारी, एक पर्सन और था भी, एम ए अंसारी। यहां पर देखो ये एम ए अंसारी। दे अपोज द प्रपोजल ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंट्री, यानी कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट का प्रपोजल रिजेक्ट हो गया सी आर दास का। इस सेशन में ज्यादातर लोग जो थे वो सी आर दास की बात से सहमत नहीं थे, तो इन द एंड द प्रपोजल ऑफ सी आर दास वॉज डिफीटेड इन द गया सेशन। सी आर दास की बात से सहमत थे मोतीलाल नेहरू और अजमल खान। फिलहाल बात करें अगर सी आर दास और सिर्फ मोतीलाल नेहरू जी की, इन दोनों ने क्या करा, जो भी इनका पद था कांग्रेस के अंदर उससे इन्होंने रिजाइन कर दिया और इन्होंने अनाउंस करा ये एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, स्वराजिस्ट पार्टी, जिसका पूरा नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी, इन शॉर्ट, इन सिंपल टर्म्स, स्वराजिस्ट पार्टी। इस पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इस पार्टी के अंदर अपना पद संभालते हैं एस वन ऑफ द सेक्रेटरी अलॉन्ग विद अजमल खान। इतनी बात क्लियर हुई? पहले बताओ स्ट्रक्चर समझ में आया स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स का? स्वराजिस्ट पार्टी किस बेसिस पर बन रही है पहले मुझे आप ये बताओ, क्यों बनी स्वराजिस्ट पार्टी? एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ स्वराजिस्ट पार्टी, या फिर कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी, बताओ उसका इवोल्यूशन बताओ फटाफट मुझे। अरे इवोल्यूशन बताओ, हुआ क्या, ये सिलसिला कैसे बना ये पूरा का पूरा मूवमेंट के बाद? हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ, हम्म, हम्म, ठीक है, चेंजेस लाए, लेकिन इससे इन बातों से कोई लोग खफा थे, वो ठीक नहीं थे। तो मयूर कंटिन्यू करो उस बात को। गया का सेशन होता है कांग्रेस का कब? 1922 में। इसके बाद कंटिन्यू करो बात को। प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, भूल जाओ पॉलिटी लैंग्वेज को, भूल जाओ। हाँ कोई बात नहीं। एंट्री करके विरोध करें अंग्रेजों का। मेजर जो सपोर्ट होता है वो सी आर दास के खिलाफ होता है। वो लोग गांधीवादी रास्ते पर चलना चाहते थे। गांधीवादी रास्ता क्या था श्रेया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह, और ये सिविल डिसोबीडियंस वो इसको कंटिन्यू करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए, ये चरखा और ये सब जो है खादी वर्क, ये सब में इसमें इन्वॉल्व रहो। ये सब बेकार की बात है कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर एंट्री करके ये सब विरोध करना। तो अब मयूर कंटिन्यू करो इस बात को। दो लोग गुस्सा हो जाते हैं इस बात से बहुत ज़्यादा। हाँ, अपनी जो भी इनका पद होता है जो कांग्रेस के अंदर, उससे रिजाइन कर देते हैं, एक पार्टी बनाते हैं स्वराज्य पार्टी, इन शॉर्ट नोन एज स्वराज्य पार्टी। यहां पर सबको क्लियर हुआ? इस पार्टी के प्रेसिडेंट कौन? शाइनी सी आर दास, और श्रेया सेक्रेटरी कौन? मोतीलाल नेहरू अलॉन्ग विद अजमल खान। ठीक है, यानी कि 3 लीडर्स अगर हम रिकॉल कर लें अच्छे से, तब हम चैप्टर में आगे स्मूथली बढ़ सकते हैं। सब लोग बताओ स्वराजिस्ट के ग्रुप के अंदर कौन कौन शामिल है? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और अजमल खान। जब बात करें नो चेंजर्स की, तो सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम ए अंसारी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। 4:3 है ना? स्वराजिस का आर्ग्यूमेंट क्या था काउंसिल में एंट्री करने के लिए? ऐसा तो नहीं होगा जब ये रिजाइन कर रहे होंगे तो स्मूथ तरीके से बाकी सारे मेंबर्स ने इनको मनाया नहीं होगा। दिग्गज लोग थे यार ये काफी ज्यादा कांग्रेस के, इतना स्मूथली छोड़ने दिया गया होगा इनको?
रोका ही नहीं गया होगा। इन्होंने ये अपनी भी तो कुछ आर्ग्यूमेंट देंगे ना। सीआर दास बोलेंगे श्रेया मैं पागल थोड़ी ना हूं, बीइंग अ प्रेसिडेंट गया सेशन के अंदर इतना प्रपोजल रख रहा था, तुम लोगों ने सुनी नहीं मेरी बात, मेरा मकसद तो जान लो, मैं बोलना क्या चाहता हूं। और मैं गांधी जी के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन ये दो तरफा लड़ाई होगी। इस दो तरफा लड़ाई को तो श्रेया भगत सिंह ने भी सपोर्ट करा था, याद है? अपने कुछ साथियों को बोलता था तुम मत आना जेल मेरे साथ, तुम बाहर से आंदोलन अपना जारी रखो, जेल के अंदर हड़ताल मैं जारी रखूंगा। ये दो तरफा लड़ाई होगी, प्रशासन को अंदर से भी तोड़ेंगे, बाहर से भी बदनाम करेंगे। तो स्वराज का आर्ग्यूमेंट क्या था काउंसिल में एंट्री करने के लिए? कुछ तो अपने बोलेंगे ना मयूर सपोर्ट में कि हम क्यों चाह रहे हैं एंट्री करना। अभी तक आपने वैसे हल्के फुल्के 3 पॉइंट तो जान लिए, एक बार के लिए ना शाइनी हम डिटेल से समझते हैं इनके पर्सपेक्टिव से क्या बोलना चाहते थे। ठीक है, नंबर 1 इन्होंने बोला वी वांट टू गेट एंटर इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल एज इट्स मेंबर इन ऑर्डर टू फिल इन द टेम्पररी पॉलिटिकल वॉइड। अब पॉलिटिकल वॉइड का यहां पर यह मतलब है कानून कौन बनाता है? इस टाइम पर हमारे देश में कानून कौन बनाता था? अंग्रेज। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर सारे मेंबर कौन? अंग्रेज। जब लॉ आ रहा है तो उसको बनाने वाले अंग्रेज थे, तो वो क्यों सुनेंगे? क्योंकि उन्होंने तो कंसेंसस मेजोरिटी से ही पास करवाया ना उस लॉ को। इनका ये कहना था यहां पर पॉलिटिकल वैक्यूम या वॉइड का कहने का मतलब ये है एक भी हिंदुस्तानी नहीं है सर जी वहां पर अंदर। हिंदुस्तानी के होते हुए उसकी आंखों के सामने से कानून बनकर आ जाए तो चलो समझ में भी आता है कि फिर किंतु परंतु की कोई बात ही नहीं है। लेकिन हिंदुस्तानी अपने ऊपर जो कानून के प्रोविजंस लागू करवाते हैं उनको, उस कानून को बनाने की प्रक्रिया में एक भी हिंदुस्तानी का कोई वो ही नहीं होता है, मतलब उसका कोई पर्सपेक्टिव ही नहीं होता, कोई झलकता ही नहीं उसका पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो मेंबर ही नहीं है वहां पर। इस टाइम पर 2023 में अगर इंडियन पार्लियामेंट में सारे के सारे जो बिल हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से बनकर आए और सिर्फ प्रेसिडेंट को ये बोल दिया जाए कि तुम साइन करके इसको एक्ट बना दो, तो एक बात बताओ, हम ये कहेंगे वो लेजिस्लेशन हिंदुस्तानियों ने बनाई है, इंडियन पार्लियामेंट से होकर आई है वो लेजिस्लेशन, वो लॉ। द्रौपदी मुर्मू जी का काम तो फिर साइन करने का रह गया सिर्फ। इसका मतलब यहां पर इसका मतलब क्या चल रहा है? ये कानून इंग्लैंड से बनकर नहीं आ रहे हैं, मान लिया बहुत सारे जो लोकल लेवल के कानून है, लेकिन वो चाहे इंग्लैंड से बनकर आ रहे हो या इंडिया के अंदर जो प्रोविंशियल काउंसिल है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां से बन रहे हो, कुल मिलाकर बात ये उनको बनाने में योगदान 1% भी हिंदुस्तानियों का नहीं है। ये है पॉलिटिकल वॉइड या पॉलिटिकल वैक्यूम की सिचुएशन कि कानून मेकिंग प्रक्रिया में किसकी एंट्री जरूरी है, किसका थोड़ा सा वर्चस्व होना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा ना हो इंडियंस का, भारतीय लोगों का। तो ड्यूरिंग अ पॉलिटिकल वैक्यूम काउंसिल वर्क वुड सर्व टू एंथ्यूज द मासेस एंड कीप मोरल हाई। हम इस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करना चाहते हैं ताकि जो इंडियन मासेस हैं उनके अंदर हम एंथुसियाज्म की भावना भरें और यह बता सके कि कानून को ये जब कानून बन रहा था उसके अंदर हमने हस्तक्षेप करी है, इंटरफेरेंस दिखाई है, प्रेशर बनाया है बाकी मेंबर्स पर, और कुछ प्रोविजंस जो कि हमें सूटेबल नहीं लगे इंडियन कंडीशंस के साथ उसको हमने अवॉइड करा है। और एक बात बताओ, जब ये अंदर रहकर विरोध करेंगे, ध्यान से समझना, आप ठंडे दिमाग से एक बात को सोचो, जब ये अंदर रहकर कोई भी कानून बनेगा उसका विरोध करेंगे, उस विरोध करने की प्रक्रिया में जो ये इनपुट लेंगे तो ये दूसरे नेशनल लीडर से ही लेंगे ना कि देखो एक कानून आया है उसके अंदर ये 19 प्रोविजंस हैं, आप एक बार रीड कर लो और हमें बता दो कि हमें अंदर जाके प्रदर्शन किस चीज का करना है, किसको हटवाना है। तो हम प्रेशर बनाते हैं फिर अंदर दूसरे लेजिस्लेटर्स के ऊपर, राइट? यानी कि इनके मकसद से आपको जानकर क्या लग रहा है, ये क्या कानूनी प्रक्रिया में जो दखल अंदाजी करने जा रहे हैं ये अपनी चलाने जा रहे हैं, ये कानून अपने लिए बनवाना चाह रहे हैं, अपनी सहूलियत के लिए बनवाना चाह रहे हैं, अपने गांव वालों के लिए, अपने रीजन वालों के लिए या अपनी कम्युनिटी का फायदा करवाने के लिए बनवाना चाह रहे हैं, ये हिंदुस्तानियों का ओवरऑल फायदा करवाना चाह रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है अगर श्रेया ये इनपुट मांगेंगे तो ये मयूर बाकी हिंदुस्तानी जो लीडर्स हैं जो कांग्रेस के, चाहे वो स्वराजिस्ट है, नो चेंजर्स हैं, उनके साथ सहयोग करके तो मांगेंगे ना। दो तरफा लड़ाई समझ में आ रही है क्या है? बाहर जो माहौल चल रहा है श्रेया
वो बाकी लीडर्स इनको समझाएंगे। अंदर से रहकर ये जो कानून बाहर के लीडर्स को सप्रेस करने के लिए जो लाया जाएगा, या उनके ऊपर बंदिशें लगाने के लिए, या प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगाने के लिए, या किसी भी लीडर को जबरदस्ती पकड़वाने के लिए, उसके प्रोविजंस का कम से कम विरोध तो कर सकेंगे। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, इनपुट कहां से आ रहा है, ये सजेशन कहां से आ रहा है कि तुम्हें किसी चीज का विरोध करना है? ये तो बाहर से ही आ रहा है ना। लेकिन इनकी बातों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है कांग्रेस वाले। नो चेंजर्स। उसके बाद एंट्री ऑफ नेशनल लीडर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर नेशनल लीडर्स एंटर करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, जहां पर कानूनी प्रक्रिया होती है, कानून बनते हैं, इट वुड डेटर द गवर्नमेंट फ्रॉम फिलिंग द काउंसिल्स विद अनडिजायरेबल एलिमेंट्स। अनडिजायरेबल एलिमेंट्स यहां पर किसको बोला जा रहा है? सिर्फ अंग्रेज अंधाधुंध भर दिए जाते हैं, वो सर पैर जाने, हिंदुस्तानियों की और हिंदुस्तान की परिस्थिति को पहचाने, समझे, उनको आफ्टर इफेक्ट्स या रिपरकशंस ना बताओ। अब मुझे क्या बताओ, इन्होंने एक आर्ग्यूमेंट रखी, मान लो फॉर एग्जांपल, इन्होंने ऐसा कहा नहीं लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपस में की बातचीत होती होगी। इन्होंने बोला कि सर जी आप सोचकर देखो, इन्होंने नो चेंजर से बोला आप सोचकर देखो, अगर रॉलेट एक्ट के टाइम पर जब वो कानून बन रहा था, कुछ हिंदुस्तानी अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर होते तो वो विरोध नहीं करते कि आप इस एक्ट को लेकर मत आओ, दिस एक्ट इज वेरी क्रूर। बहुत क्रूअल है वो अपने एस्पेक्ट के अंदर, ये लिबर्टी को छीन रहा है, फ्रीडम को छीन रहा है। कुछ तो कहकर लेजिस्लेटर्स को रोकते, और फिर अल्टीमेटली हिंदुस्तानियों का जितना नंबर बढ़ेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, तो जब एक कोई भी कानूनी प्रक्रिया होगी, वो ऑब्वियसली बात है 2/3 मेजोरिटी से तो हाउस के पास होगी ना, या किसी भी मेजोरिटी से तो पास होगी ना। अगर 5 लोग भी अगर विरोध कर रहे हैं उस चीज का, तो क्या पता वो पास ही ना हो मेजोरिटी से, राइट? लेकिन हमारा वहां पर एटलीस्ट होना जरूरी है। अब ये कहना जरूरी नहीं है कि तुम 5 रहकर वहां क्या कर लोगे, वहां तो 55 लोग हैं। अरे आप भी जब यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हो, इतना बवंडर, इतना बवाल भर के आपको सिलेबस देखने को मिलता है, आप कहीं से तो कदम रखोगे ना। जिंदगी भर यही सोचते रहोगे कितना सारा सिलेबस है, कैसे खत्म होगा? आप स्टार्ट तो करोगे ना एनसीईआरटी के एक पेज से कम से कम। एंट्री ऑफ नेशनल लीडर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट वुड deter द गवर्नमेंट from filling the councils with undesirable elements who may be used to provide legitimacy to government measures। सरकार जो भी हथकंडे अपनाती है, अगर उसके अंदर हिंदुस्तानी होते ही नहीं है, तो सरकार को यह लगता है हमने जिस भी फालतू लोगों को भर रखा है यहां पर कानूनी प्रक्रिया बनाने के लिए, और कानून वो बन जाता है, तो उनको एक लेजिटिमेसी मिल जाती है कि यस वी आर ऑलवेज राइट, और हम जो कानून बना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो विरोध प्रदर्शन को सुनते हुए उनके कान बहरे हो जाते हैं, उनकी आंखें अंधी हो जाती हैं, फिर कोई मतलब नहीं रह जाता स्ट्रगल का। इन्होंने सिंपली ये बोला श्रेया शैनी के मॉडरेट, मतलब मान लो एक तरीके से, जैसे देखो नो चेंजर्स है तो एक तरीके से मॉडरेट अप्रोच ही अपना रहे हैं वो, कि हमें कंस्ट्रक्टिव वर्क पे फॉलो करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए फालतू का, पैसे प्रदर्शन इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। इन्होंने ये बोला, ये अपना ये आर्ग्यूमेंट रखा, मॉडरेट्स जो इतने टाइम से ये जो प्रेयर्स, पिटीशंस, रिक्वेस्ट, ये सब जो करते हुए आए हैं, अगर वो सिर्फ इतनी बात कहलवा देते, अंग्रेजों से मनवा लेते अपनी, कि लॉ मेकिंग प्रक्रिया में हमें भी शामिल करो, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती। क्योंकि शायद बात ही कम आनी है कभी अंग्रेजों ने मॉडरेट्स की, क्योंकि उनको तो ये लगता था ना श्रेया कि हमारे बनाए हुए कानूनों के ऊपर लेजिटिमेसी है, सपोर्ट है, हमने तो प्रॉपर तरीके से, तौर तरीके से उसको बनवा रखा है। अब वो किसी सामने वाले को पसंद नहीं आ रहा उसका इंप्लीमेंटेशन का फॉर्मेट, तो हमारी गलती नहीं है। दिक्कत क्या है, जब वो कानून बन रहा था तो कोई हिंदुस्तानी का कोई योगदान नहीं है वहां पर उस कानून को बनाने के लिए, जबकि वो कानून बन रहा है हिंदुस्तान की धरती के लिए, राइट? एरेना ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल, देयर वॉज नो इंटेंशन टू यूज द काउंसिल्स एज ऑर्गन्स फॉर ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉलोनियल रूल। इन्होंने बोला हमारा कोई मकसद नहीं है ऐसा, इनका ये आर्ग्यूमेंट था। हम ऊपर क्या पढ़ रहे हैं, स्वराजिस का आर्ग्यूमेंट फॉर काउंसिल एंट्री। इन्होंने बोला हम कॉलोनियल रूल को ग्रेजुअल तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाह रहे। यानी कि आप एक चीज देख रहे हो, मैंने अभी आपको बताया स्वराजिस का मतलब क्या यहां पर यह है मयूर, कि हम स्वराज्य चाहते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं, नहीं ना? इस टर्म से हमें यहां पर यह कंफ्यूज नहीं करना चाहिए ना इस बात को, कि स्वराजिस पार्टी का श्रेय यह मकसद निकल कर आया वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं है।
इनका तो सर एक ही नारा है ना कि काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर, लॉ मेकिंग बॉडीज के अंदर एंट्री। इन्होंने ये बोला हमारा इंटेंशन काउंसिल को यूज करने का ये नहीं है डेट वी आर यूजिंग दीज ऑर्गन्स फॉर ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉलोनियल रूल, हम यहां पर तख्ता पलटी कर देंगे, अंग्रेजों को खदेड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। इन्होंने बोला अगर आप लोग हमेशा से बोलते रहते हो ये कानून बनाते हैं, ये कानून बहुत बारबेरियन होते हैं, बहुत अत्याचारी होते हैं, बहुत क्रूर होते हैं, ठीक है, तो अगर हिंदुस्तानी शामिल हो जाए इन कानूनों को बनाने के लिए, और ये कानून जब अंग्रेज कह ही रहे हैं कि हम हिंदुस्तानियों के लिए बना रहे हैं, तो फिर कम से कम हम भी कंप्लेंट करने के लिए वो नहीं रहेंगे, हम भी कंप्लेंट करने के लिए आगे नहीं आया करेंगे, हम भी मान लेंगे कि यस हमारे कानून बना था और हिंदुस्तानियों ने मिलकर बनाया था अंग्रेजों के साथ इस कानून को। तो उन्होंने बोला काउंसिल्स को यूज करने का मकसद हमारा ऐसा नहीं है दैट वी आर यूजिंग दीज बॉडीज, दीज ऑर्गन्स फॉर ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉलोनियल रूल, हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, देयर इज नो इंटेंशन। अब यहां पर इसके कुछ सब पॉइंट है। इलेक्शनियरिंग एंड स्पीचेस इन द काउंसिल, इट वुड प्रोवाइड फ्रेश एवेन्यूज फॉर पॉलिटिकल एजुटेशन एंड प्रोपेगेंडा। इलेक्शनियरिंग का यहां पर क्या मतलब है, हम चुनावी प्रक्रिया से होकर कुछ हिंदुस्तानी के लोगों को भी काउंसिल के अंदर एंट्री पानी चाहिए। अब देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो भी लोगों की एंट्री होती थी, यहां पर जो वर्ड यूज करा गया है इलेक्शनियरिंग, ठीक है, कुल मिलाकर चुनावी प्रक्रिया से, इलेक्शंस की प्रक्रिया से। यहां पर इसका मतलब एक बात तो हमें समझ में आ रही है, ये नॉमिनेशन तो नहीं है, राइट, ये नॉमिनेशन तो नहीं है। चुनावी प्रक्रिया से हिंदुस्तानी घुस सकते हैं कि नहीं घुस सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, लॉ मेकिंग बॉडीज के अंदर? बिल्कुल घुस सकते हैं। इन्होंने ये बोला कि अगर हम इलेक्शंस लड़के लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर एंट्री पाए और वहां पर अगर कोई भी चीज, कोई भी कानून आता है और उसके खिलाफ अगर हम विरोध प्रदर्शन करें अपनी स्पीचेस देकर, इट वुड प्रोवाइड फ्रेश अपॉर्चुनिटीज, फ्रेश एवेन्यूज फॉर पॉलिटिकल एजुटेशन प्रोपेगेंडा। यही लड़ाई की मैं बात कर रहा था आपसे, दो तरफा लड़ाई। बाहर से तो लीडर्स कर ही रहे हैं, इन्होंने बोला कि जो नो चेंजर्स है, कोई भी है नेशनल लीडर को आप बाहर से तो लड़ाई को जारी रख ही रहे हो, हम अंदर से जाकर अपनी वॉइस, अपना कंसर्न रेज करेंगे। एंड काउंसिल्स वुड बी यूज्ड एज एन एरेना ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल, कि हमारी जो ये दो, वही है पहला वाला पॉइंट से डिराइव वाला पॉइंट, दो तरफा जो लड़ाई है और जो कानूनी लड़ाई है हमारी अंग्रेजों के साथ, वो जारी रहेगी। एटलीस्ट जब ये कानून बन रहा है तो हम अड़चने, अटकलें, बंदिशें, रुकावटें तो पैदा कर सकें। अगर वो कानून अत्याचारी है, उसकी प्रोविजन अत्याचारी है, तो इन्होंने फिर एक बात को क्लियर भी करा, काउंसिल के अंदर एंट्री करने से कैसे भी करके नॉन कॉपरेशन का जो प्रोग्राम है वो नजरअंदाज नहीं होगा। रेदर हम लोग इसी चीज को, इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक अलग फ्लेवर, एक अलग कलर देकर, एक अलग डायमेंशन के साथ एक नया दरवाजा खोल रहे हैं, एक नया रुख मोड़ रहे हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। लेकिन ये वाली बातें क्या नो चेंजर्स को समझ में आ रही हैं? मुझे बात बताओ, ये यहां पर क्या कोई गाली गलौज कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं कि जिससे हमें आजादी नहीं मिलेगी, या फिर ये कोई वॉयलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर जाकर? कानून जब, सिंपल सी बात है, कानून जब हमारे लिए है, भाई कोई चीज आप मुझे दे रहे हो तो मुझे पसंद आनी चाहिए वो। आप कोई भी चीज मेरे लिए प्लान कर रहे हो, आपका पैसा वेस्ट ना हो, आपका एफर्ट वेस्ट ना हो, कल को वो मुझे भी पसंद ना आए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात इनकी ये थी कि जो चीज हमारे लिए बनकर आ रही है इन अ गिफ्ट फॉर्मेट, इन अ फॉर्मेट ऑफ लॉ, तो वो लॉ जब मेरे लिए है तो मुझे तो पसंद आना चाहिए ना। लेकिन इनको भी कुछ बोलना है नो चेंजर्स को। इन्होंने कहा हमारी बात भी सुन लो, हम क्यों मना कर रहे हैं काउंसिल में एंट्री। नो चेंजर्स का आर्ग्यूमेंट ये था, और श्रेया, मयूर, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक को मैंने इसलिए इतने बार वेरी वेरी लिखकर इंपॉर्टेंट इसलिए बोला था श्रेया, ये हमारा कोर पार्ट है पेपर 1 का, सेक्शन 2 का PSIR में, ये टॉपिक, ठीक है। इससे क्योंकि रुख मुड़ेगा इंडियन नेशनल मूवमेंट का। नो चेंजर्स का आर्ग्यूमेंट क्या था फॉर डिनाइंग काउंसिल एंट्री? नो चेंजर्स ने आर्ग्यू करा कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर अगर एंट्री करी जाती है, एंट्री इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल और पार्लियामेंट्री वर्क, इट विल लीड टू निग्लेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क। अब कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या? नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, है ना, सैनिटेशन, हाइजीन के लिए जागरूकता लाना जनता में, ये भी कंस्ट्रक्टिव वर्क का पार्ट था। अगर आपको पता हो, चंपारण के अंदर जब पूरे का पूरा ये जो शेयर क्रॉपर का इशू जब सॉल्व हो जाता है,
तो श्रेया, गांधी जी ने बुलाया था ना अपनी वाइफ को, क्या नाम था उनकी वाइफ का, कस्तूरबा गांधी को बुलाया था ना, वो याद है? मैंने जो एक वैल्यूडेशन टॉपिक दिया था श्रेया, उसके अंदर एक साड़ी वाली औरत जो रोज एक साड़ी पहनकर बैठी रहती है, उसको हाइजीनिक और सैनिटेशन की कंडीशन समझाने के लिए गांधी जी, क्योंकि खुद एक औरत से बात नहीं कर सकते ना, औरत वाली, उन्हें बुलाया था ना कि रिफॉर्म्स लेकर आओ यहाँ पर और लोगों को सैनिटेशन बताओ। फिर उस टाइम पर ये जो काफ़ी सारे जो लोग थे, मतलब वो कंस्ट्रक्टिव वर्क में गांधी जी के साथ शामिल थे, तो उन्होंने बोला अगर आप काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर एंट्री करोगे, इट विल लीड टू नेग्लेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क। इससे जो रेवोल्यूशनरी भावना है हमारे अंदर आज़ादी पाने की, वो खत्म हो जाएगी। एंड इट वुड लीड टू पॉलिटिकल करप्शन। क्या पता कि आप उन लोगों के साथ मिलकर उनके कानून बनाने की प्रक्रिया में हामियां भर दो, कुछ ना कुछ एडवांटेज लेकर। गिनती के गिने चुने लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जा रहे हैं, आपको उनकी आर्ग्यूमेंट कुछ ठीक भी लग रही है? सबसे पहले आर्ग्यूमेंट बता दो जरा। इट वुड लीड टू नेग्लेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क। मतलब ये वो वाली बात हो गई कि अगर आपके घर से कोई भी एक पर्सन अगर सीएम या पीएम बन जाए तो आपके बच्चे पढ़ लिख नहीं सकेंगे, फिर वो कभी भी कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं करेंगे, वो तो फिर राजनीति की तरफ चल पड़ेंगे। लॉस ऑफ रेवोल्यूशनरी जील। आप लॉ मेकिंग बॉडीज के अंदर अगर एंट्री करते हो तो आपके अंदर से आजादी की जो भावना, देश को आजाद करवाने की जो भावना है वो खत्म हो जाएगी। एंड इट वुड लीड टू पॉलिटिकल करप्शन। इंप्रेसिव लग रही है इनकी आर्गुमेंट्स? इंप्रेसिव लग रही है ये कि जो ये मना कर रही है? हाँ, इनकी कह रहा हूं नो चेंजर्स की, ये इंप्रेसिव लग रही है शैनी आर्गुमेंट्स? कंस्ट्रक्टिव वर्क वुड प्रिपेयर एवरीवन फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। इन्होंने बोला अगर सिर्फ कंस्ट्रक्टिव वर्क करा जाए तो वो मासेस को प्रिपेयर करेगा फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। लेकिन जो लोग हैं वो कंस्ट्रक्टिव वर्क मतलब ये क्या करना, मतलब काइंड ऑफ करना ही नहीं चाहते। आप तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या है कि एंट्री पाना चाहते हो। ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज कहीं से भी ठीक नहीं है। इनका ऐसा मानना था। कॉम्प्रोमाइज बिटवीन नो चेंजर्स एंड स्वराजिस्ट, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। इस टाइम पर कांग्रेस वाले क्या आपस में अफोर्ड कर सकते थे फिर से अलग होना, लाइक मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट? नाइनटीन ट्वेंटीज के पास हम लोग बैठे हुए हैं। तो कॉम्प्रोमाइज बिटवीन नो चेंजर्स एंड स्वराजिस्ट, स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स जो हैं, दे वांटेड टू अवॉइड अ 1907 टाइप स्प्लिट। याद है सूरत स्प्लिट जो हुआ था? दे वर ऑल्सो इन टच विद गांधी हु वॉज इन जेल। दोनों ऐसे नहीं थे कि गांधी से मतलब ताल्लुकात ही नहीं रखना चाहते थे या फिर बात ही नहीं करना चाहते थे। देखो, नो चेंजर्स तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन स्वराजिस्ट भी टच में थे गांधी जी के। अच्छा, एक बात आपने जानकर देखी, अगर गांधी की अगर हमें तारीफ लिखनी हो, गांधी जब भी पॉलिटिकल सीन के ऊपर एक्टिव होते हैं श्रेया, तो वहां पर ना उथल पुथल नहीं होती है। जैसे ही गायब होते हैं तो हड़कंप मच जाती है कांग्रेस के अंदर, टूटने की कगार पर आ जाती है। गांधी के टाइम पर सारे लोग एक डायरेक्शन में चलते हैं जब जब गांधी होते हैं एक्टिव किसी भी मास फेज के अंदर, पॉलिटिकल स्ट्रगल के अंदर। फिर चाहे वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करवा रहे हो या पैथिव रेजिस्टेंस करवा रहे हो या कोई नेशनल मूवमेंट को लॉन्च करवा रहे हो। गांधी इस टाइम पर जेल पे हैं, दोबारा से हालात बन गए ना 1907 जैसे सूरत स्प्लिट के कांग्रेस के अंदर। गांधी अभी तक जितना थे, चंपारण से लेकर अभी तक जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक आपने जितने आंदोलन देखे, कभी भी मेंबर्स ने चूचपड़ करी, आपस में लड़ाई करी? गांधी डायरेक्शन देने का काम करते थे। इसलिए जब हम एथिक्स पढ़ेंगे ना, लीडरशिप क्वालिटी के अंदर गांधी का नाम आता है। और ये हमें लिखना भी होता है कि लीडरशिप क्वालिटी आप रियल लाइफ में कैसे दिखा सकते हो, और इसका कोई एग्जांपल दो कि कभी आपने लीडरशिप क्वालिटी निभाई है या फिर आप कभी कैसे निभा सकते हो उसको। और इसके ऊपर केस स्टडी भी आती है जो आपको डायलोमा में डालती है। आपके आंसर्स जो होते हैं वो आपकी लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है अगर आपको एथिक्स के अंदर बहुत अच्छे नंबर चाहिए तो, क्योंकि आपको नॉट ओनली मॉडर्न हिस्ट्री बट ओवरऑल हिस्ट्री, लेकिन मॉडर्न से क्योंकि ये होता है कि आपको थोड़े से कंटेम्प्रेरी चीज़ें याद रह जाती हैं, पता लग जाती हैं।
हमेशा मतलब कुल मिलाकर आप एंशियंट पढ़ो, मेडिवल पढ़ो, मॉडर्न पढ़ो, लीडर्स के स्वभाव पर फोकस करा करो हमेशा, उसमें कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं है। बहुत डिफिकल्ट होता है। कैन यू कंट्रोल इन्फ्लेशन फॉर 15 ईयर्स? आप फाइनेंस मिनिस्टर हो, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हो, आरबीआई के गवर्नर हो, आप प्रधानमंत्री हो, इन्फ्लेशन को 15 साल तक कंट्रोल कर सकते हो? आपका जमाना टफ है। आप ये रीजन दो कि मैं 2023 में बैठा हुआ हूं, ग्लोबलाइजेशन का टाइम चल रहा है, नहीं हो सकता ये वाला काम। जमाना हर किसी के लिए टफ होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने कर लिया था लेकिन 15 साल के लिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल। याद है मयूर? 2 रुपए जितल परमानेंट प्राइसेस ऑफ द ग्रेन्स फॉर 15 ईयर्स। आप उस पर्सन को लिख सकते हो कि कैसे उसने इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग होल्ड मेंटेन करके रखा उस जमाने का। बात सिर्फ पावर में आने की नहीं होती ना, किसी भी टाइम पर लीडरशिप क्वालिटी वो भी होती है कि आप जो है एसोसिएट कितना करवा पा रहे हो जनता को अपने प्रति। They were also in touch with Gandhi, who was in jail. Both sides also realized the significance of putting up a united front. Both sides also realized the significance of putting up a united front to get a mass movement. दोनों को ये पता था कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, हमारे एक दूसरे के लिए विरोध करने से कुछ भी नहीं होगा। To get a mass movement and force the government to introduce reforms. They also accepted the necessity of Gandhi's leadership at a united nationalist front. अब इस टर्म को लेकर कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये क्या है, पार्टी है या कोई नई मूवमेंट है। अरे यूनाइटेड फ्रंट का मतलब कभी भी अब जो एक मास लॉन्च होगा, कोई भी हो, चाहे वो नॉन कॉपरेशन हो, आपको मैंने बताया था ना, सिविल डिसोबीडियंस कोई मूवमेंट नहीं होती है सच, है ना। वो एक फेज होता है जो बार बार चलता रहता है कि आप जब जो सिविलियंस हैं वो डिसओबे करते हैं, राइट। प्रॉपर तरीके से एक मूवमेंट आपको आगे चलकर मिलेगी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, सिविल डिसोबीडियंस को कई लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं वो इस चीज में भ्रमित रहते हैं कि एक मूवमेंट होती है, क्विट इंडिया मूवमेंट होती है, नॉन कॉपरेशन एक मूवमेंट होती है, वो भी काफी तक नहीं होती नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो भी अलग अलग फेजेस के अंदर आपको देखने को मिलती है। वरना इसका क्या मतलब है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी और बाद में उसका नाम कोलैबोरेशन के साथ हो जाता है नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। भाई बात यह है कि जो लोग नॉन कॉपरेट करने को तैयार नहीं है अंग्रेजों के साथ, तो दे आर पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन, बस। फिर चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सरदार हो, सिख हो, बनिया हो, जैन हो, कुछ भी हो। तो दे ऑल्सो एक्सेप्टेड द नेसेसिटी ऑफ गांधी लीडरशिप एट अ यूनाइटेड नेशनल फ्रंट, कि अगर कल को कोई मास स्ट्रगल, मास मूवमेंट फिर से लॉन्च होती है, गांधी को ही दिशा दिखानी चाहिए। अभी मैंने आपको बोला ना, जब तक गांधी होते हैं तब तक मूवमेंट को डायरेक्शन मिलती है। अब ये दोनों लीडर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इससे पहले इनके बीच में भिड़प नहीं हुई थी। कितने दिग्गज नेता हैं, कितने बड़े नेता इस जमाने के, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, लेकिन फिर भी गांधी की लीडरशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? गांधी के एक इशारे पर अपने प्रोफेशन की कुर्बानी देती थी कि नहीं देती थी, बताओ। अब ऐसा तो नहीं कि गवार होंगे, बुद्धि ने लगाई होगी अपनी, उनकी बातें कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो डालती होंगी ना उनकी बुद्धि पर। लेकिन अब गांधी नहीं है तो कांग्रेस के अंदर भिड़प चल रही है। एक जो जुट है वो अपनी बात कहलवाना चाह रहा है, दूसरा जुट अपनी बात कहलवाना चाह रहा है। और डिबेट्स यहां पर किस बात की चल रही है? पूरे चैप्टर के अंदर एक ही इशू है। क्या इशू है? एंट्री इनटू लॉ मेकिंग बॉडीज, लेजिस्लेटिव काउंसिल। A compromise was reached at a meeting in Delhi in September 1923. किसके बीच में कॉम्प्रोमाइज? स्वराजिस एंड नो चेंजर्स के बीच में। स्वराजिस का दूसरा नाम क्या है? प्रो चेंजर्स। स्वराजिस ने जो पार्टी बनाई उसका नाम क्या है? इन शॉर्ट स्वराजिस पार्टी। कौन से लीडर एसोसिएटेड उसके साथ? मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और अजमल खान। और जबकि नो चेंजेस के साथ कौन एसोसिएटेड? 4 लोग: वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम ए अंसारी और सी राजगोपालाचारी। स्वराजिस वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस एज अ ग्रुप विद इन द कांग्रेस। आ गई ना इनकी बात, मान ली गई। They were allowed to contest elections as a group within the Congress, and Congress program on constructive work was accepted. दोनों की बातें हो गई 50-50, तराजू इक्वल हो गया। They can contest elections
टू गेट एंट्री इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो ये जो है क्या नाम है, नो चेंजर्स, वो क्या चाह रहे थे, कंस्ट्रक्टिव वर्क। वो क्या चाह रहे थे, कंस्ट्रक्टिव वर्क। इनकी भी बात मान ली गई। इलेक्शन जो है ये कब होने थे, सितंबर 1923 में कॉम्प्रोमाइज हुआ दिल्ली में। इलेक्शंस कब होने थे, नवंबर 1923 में। श्रेया देखो इस चैप्टर को इतना हाईलाइट में क्यों कर रहा था। ये कब हो रहा है, नवंबर 1923, 2023 चल रहा है, 24 में तो पेपर है ही, क्योंकि 23 तक का वो ये सब कुछ आता है। कितने साल हो गए इसको, पूरे 100 साल। और ये इवेंट तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, 50, 75, 100, 150, और 100 तो एक राउंड फिगर में सबसे बेस्ट नंबर होता है। इसलिए मैंने छूटते ही यहां पर बोला था ना, यू कैन एक्सपेक्ट दिस इन 2024। स्वराजेस मैनिफेस्टो फॉर इलेक्शंस। स्वराजेस ने अपना मैनिफेस्टो निकाला इलेक्शंस के लिए। क्या पॉइंट लिखे गए उसके अंदर। इलेक्शन मैनिफेस्टो क्यों निकाला जाता है किसी भी पार्टी के द्वारा, किसी भी लीडर के द्वारा। मैं लीडर इसलिए बोल रहा हूं, कभी कभार इलेक्शंस ना पार्टी के बिना भी लड़े जाते हैं। इज इट पॉसिबल। निर्दलीय सुना है, इंडिपेंडेंट्स। अच्छा, एक निर्दलीय व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। मुझे पार्टी ज्वाइन नहीं करनी कोई भी, श्रेया कैन आई बिकम पीएम। बिल्कुल हाँ, प्यार करे मुझे 200 करोड़ की जनता भर भर के। स्वराजेस मैनिफेस्टो फॉर इलेक्शंस। ब्रिटिश गाइडेड बाय सेल्फिश इंटरेस्ट। इन्होंने बोला अपने मैनिफेस्टो में, जो गाइडिंग मोटिव है अंग्रेजों का भारत को गवर्न करने के लिए, ये इस चीज में छुपा हुआ है कि यहां से फायदा उठाकर वो, यहां से फायदा लेकर वो अपनी कंट्री का फायदा करवाना चाहते हैं। उनके खुद के सेल्फिश इंटरेस्ट है। जो भी अभी तक परिवर्तन, जो रिफॉर्म जो अभी तक इंट्रोड्यूस करे अंग्रेजों ने, ये उन्हीं के इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे हैं। और ये वाला काम ये आसानी से कैसे कर लेते हैं, थ्रू लेजिस्लेशन, थ्रू लॉ मेकिंग प्रोसेसेस। इन्होंने दूसरी बात लिखी अपने मैनिफेस्टो में, रियल ऑब्जेक्टिव जो अंग्रेजों का है, इट वॉज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये वाली बात श्रेया पता है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है मयूर। अभी तक आप लोगों ने जितनी मॉडर्न इंडस्ट्री पढ़ी है, लेटर मुगल से लेकर श्रेया अभी तक यहां पर आए हो, आपने कोई भी चुनाव सुना है अभी तक कि हिंदुस्तानी चुनाव में खड़े हो रहे हो, एक मैनिफेस्टो आ रहा हो। बताओ, चुनावी प्रक्रिया कोई मैनिफेस्टो सुना है अभी तक कि इलेक्शंस कोई लड़ने जा रहा हो। पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक में कोई भी चैप्टर में सुना आपने, आप लोगों ने ऐसा। ये पहला इलेक्शन मैनिफेस्टो है मॉडर्न हिस्ट्री का। ये सारे पॉइंट इसलिए आपको एज एट एज हेडिंग बनाकर याद करने, क्योंकि यूपीएससी इतना क्रूएल भी हो सकता है कि वो मैनिफेस्टो के ऊपर स्टेटमेंट दे दे और श्रेय ऑप्शन नहीं देगा, फिर वो 1 ओनली 2 ओनली कहेगा कितने मैनिफेस्टो के कितने पॉइंट ठीक है बताओ। इट इज अ रियल गेम ऑफ मेमोरी जो कि टेस्ट होगा 2024 में। 2023 वॉज नेट प्रैक्टिस। रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश वॉज एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेस। इस भ्रम में ये बोलते हुए अंग्रेज हमारा फायदा उठाते हैं, इन्होंने ऐसा बोला अपने मैनिफेस्टो में, ऐसा अपने आपको प्रिटेंड करते हैं दैट कि वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहां पर चलाना चाहते हैं। लेकिन उनका जो असली मकसद है, जो ट्रू गोल है, वो ये है कि वो इंडिया के अनलिमिटेड रिसोर्सेज जो है उनको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं और हमेशा हिंदुस्तानियों को अपने से नीचे ही रखना चाहते हैं, अपनी पैर की जूती रखना चाहते हैं।
अगर इतने अच्छे होते 1857 की क्रांति के बाद फिर भी इन्होंने किसी टॉप पुलिस, आर्मी या किसी भी पोस्ट पर हिंदुस्तानियों को आने की अनुमति दी क्या? इन्होंने किसी भी हमारे प्रोमिसेस को माना? एक आश्वासन हमें दिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम तुम्हें आजादी दे देंगे, लेकिन हमारा सपोर्ट पूरा चाहिए हरामजादों को। अगर हम इनसे बोल रहे थे कि हम आपको वर्ल्ड वॉर के अंदर सपोर्ट देंगे, इन्होंने कभी ये बोला कि नहीं चाहिए हमें तुम्हारा सपोर्ट? लेकिन जब हम लोगों ने बोला कि हमें आजादी चाहिए, इन्होंने कुछ उसके ऊपर रिएक्ट करा? और जितने राइट्स दिए भी गए थे, सारी मेन पावर तो अपने हाथ में ही रख रखी थी उसके बावजूद भी। याद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919? और हमेशा की रणनीति रहती थी हिंदू मुसलमानों के बीच में टकराव पैदा करने की, तनाव पैदा करने की। तीसरा मैनिफेस्टो का पॉइंट, इलेक्शन मैनिफेस्टो का पॉइंट, स्वराजेस टू प्रेजेंट डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन द काउंसिल। द स्वराजेस वुड प्रेजेंट द नेशनल डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन द काउंसिल। ये अपनी डिमांड प्रेजेंट करेंगे कि हमें अपनी खुद की सरकार चलाने दी जाए। यानी कि इनका जो पार्टी बनाने का जो मकसद था और जो शुरू का इनका एम एंड एस्पिरेशन था, उसमें कहीं पर भी स्वराज्य की भावना नहीं दिखी, लेकिन इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में स्वराज की भावना देखने को मिल रही है अब आपको। राइट? सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? स्वराज्य तो है। गांधी का कंसेप्ट याद है? उस दिन मैंने करवाया था 11th क्लास की पॉलिटिकल थ्योरी की बुक से, रूल ओवर सेल्फ एंड रूल ऑफ सेल्फ। ये क्या है? रूल ऑफ सेल्फ। हिंदुस्तानियों के ऊपर किसका शासन ठीक लगेगा? किसी हिंदुस्तानी का ही। तो इन्होंने एक नेशनल डिमांड अपने मैनिफेस्टो में पेश करी कि अगर हम एंट्री पाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, या फिर मतलब हम चुनावी प्रक्रिया से होकर पावर में आते हैं, जो भी है, तो कुल मिलाकर कीवर्ड ये है कि वी विल डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। उसके बाद चौथा पॉइंट मैनिफेस्टो का, स्वराजेस जो हैं, इन्होंने बोला अगर हम एंट्री पा लेते हैं, आप सारी जनता हमें सपोर्ट से जितवाते हो और एंट्री दिलवाते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, लॉ मेकिंग बॉडीज के अंदर, वी विल ऑब्स्ट्रक्ट द वर्किंग ऑफ काउंसिल। अगर हमारी सेल्फ गवर्नमेंट की जो डिमांड है, जो स्वराज की जो डिमांड है, अगर वो रिजेक्ट कर दी जाती है, दे वुड अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ यूनिफॉर्म, कॉन्टिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन विद इन द काउंसिल्स टू मेक गवर्नेंस थ्रू काउंसिल्स इम्पॉसिबल। कि जो लॉ मेकिंग बॉडीज हैं वो अपना काम अच्छे से कर ही ना पाए, हम लोग लगातार कंसिस्टेंट तरीके से एक अटकलें, एक अड़चने पैदा करेंगे काउंसिल की वर्किंग में। जैसा कि आपने यहां पर पढ़ा था, इफ द गवर्नमेंट डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द नेशनल डिमांड, देन दे वुड ऑब्स्ट्रक्ट द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।